लिखाओ भाई, लिखो सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर, क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं आपको। सुरेश तेंदुलकर तथा सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति ने गरीबी निर्धारण का, गरीबी निर्धारण का आधार माना है, गरीबी निर्धारण का आधार माना है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबके समझ आ गया होगा। सुरेश तेंदुलकर समिति ने और सी रंगराजन समिति ने गरीबी निर्धारण का आधार किसे माना है। लिखो इसमें पहला ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग वे, प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग वे। दोबारा बोलूं, पर क्वेश्चन ही दोबारा बोलूं क्या? क्वेश्चन लिख लो, दोबारा बोल रहा हूं। क्वेश्चन है सुरेश तेंदुलकर तथा, सुरेश तेंदुलकर तथा सी रंगराजन समिति ने सी रंगराजन समिति ने गरीबी निर्धारण का आधार माना है, गरीबी निर्धारण का आधार माना है। पहला ऑप्शन मैंने लिखा है आपको, प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग, प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग वे। दूसरा ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे। और तीसरा लिखो, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी उपभोग, प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी उपभोग। और 4 नंबर लिखो, उपरोक्त सभी। इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में प्रश्न पूछा हुआ है। तो आप बताओ इसके अंदर है कि भाई सुरेश तेंदुलकर समिति ने और सी रंगराजन समिति ने निर्धनता मापन के लिए निम्न में से किसको आधार माना है। तो इसमें आप ऑप्शन करो 2 नंबर, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे। उन्होंने तो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे माना है, बाकी अपन क्या है उसको दैनिक आधार पर भी उसको विभाजन कर लेते हैं कि भाई दिन के हिसाब से कितना हुआ, लेकिन उनका जो आंकलन था वो प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग वे का था। क्लियर है यहां तक? एक 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें बहुत अच्छा मैटर दे रखा है एक, वो भी मैं आपको लिखा रहा हूं। उसमें क्या है कि 1973 से 2012 के मध्य गरीबी का रुझान दे रखा है। तो इस गरीबी के रुझान से यदि क्वेश्चन बना देते तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। तो गरीबी का रुझान भी आप लिख लो, उसका डायग्राम बना लो, डायग्राम के हिसाब से उसके नीचे उसका मैटर लिख लो ताकि आपके याद रहे दिमाग में। तो अगर वो रुझान के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो आपका गलत नहीं हो। लिखो, एडिंग डालो आप, भारत में दिख रहा है क्या आपको? वाइट करेंगे, चलो वाइट कर लेते हैं। अब लिख लो आप, भारत में गरीबी में रुझान, गरीबी में रुझान
और ये रुझान अपने को देखना है 1973 से 2012 तक। ये और इसमें दो डायग्राम दे रखे हैं। इन दो डायग्रामों में एक तो गरीबों की संख्या दे रखी है, ऊपर वाला जो पहला जो डायग्राम है उसमें तो गरीबों की संख्या, और गरीबों की संख्या किस में दे रखी है? लाख में दे रखी है। और नीचे है आपके वर्ष दे रखे हैं, तो वर्ष का स्टार्ट किया उन्होंने 1973-74, ठीक है। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया है, एक मिनट, ये तो 73-74 हो गया आपका, ये तो 73-74, यहां तो 73-74 माना है। और यहां देखो इसमें जगह नहीं है इतनी, तो मैं नीचे लिख रहा हूं या, अरे तो दो दो नहीं बनेंगे ना फिर। चलो चलो तो बड़ा बना देते हैं, चलो बड़ा बना देते हैं, लेकिन आपको दो बनाने होंगे। हम्म, हम्म। ये तो 1973-74, फिर यहां लिख दो 1983-84, फिर एक आपके आ जाएगा 1993-94, 1993-94 का। और एक डाटा दे रखा आपके 2004-05, 2004-05, और एक डाटा दे रखा है आपको 2009-10, 9-10, और एक जो लास्ट में जो डाटा है वो है 2011-12। ये जो डाटा है ना 2011-12, इस तरह से ये साल दे रखे हैं आपको। और इधर लाखों में दे रखा है आपके, जैसे यहां से तो 0 आ गया, फिर 50, फिर 100 लाख, फिर 150 लाख, फिर आपके आ जाएगा 200 लाख, फिर 250 लाख, फिर 300 लाख, और इधर दे रखा है फिर 350 लाख। इस तरह से ये तो गरीबों की संख्या के संबंध में दे रखा है। अब इसका जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम 1973 से, देखो इस तरह से रेखा खींच दो आप, ताकि कैलकुलेशन में नहीं आई, ताकि अपने को ये पता लग जाए कि हाँ ये डाटा कहां से कहां तक का है। हैं? क्या हो गया? बड़े? अरे यारो ये तो देखो 1973-74 है, ये 83-84, ये 1993-94, ये 2004-05, ये 2009-10, ये 2011-12, ये लिख लो, मैं बोल रहा हूं ना आपको। है? अरे यार कहां बड़े, देखो मैं दोबारा बोल देता हूं आपको। ये तो आपको साल है, नीचे तो साल लिख लो नीचे आप, और इधर आपके जो पॉपुलेशन है, जो गरीबों की जो संख्या है वो दे रखी है, और गरीबों की जो संख्या है वो लाख में दे रखी है, जैसे 50 लाख, 100 लाख, ये 50-50 लाख के अंतर से दे रखी है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये लिख लो आप। मैंने संख्या बोल दी, लिख लो आप, इतना तो यार दिमाग रखते हो। हाँ। वो पीछे वाली नहीं चल रही क्या स्क्रीन? हाँ। अब इसमें देखो दो तरह के हैं, एक तो शहरी क्षेत्र का दे रखा है, एक ग्रामीण क्षेत्र का। अब मैं पहले तो शहरी क्षेत्र का बना रहा हूं, तो उसका कलर अपना अलग ले लेते हैं, कलर इसी में आएगा ना। ये ला। तो इसमें देखो आप यहां से स्टार्ट करना,
एक मिनट भाई, इसको क्रॉस नहीं करना है। ये यहां तक ही लाना है, इसको क्रॉस नहीं करना है इसको, ठीक है ना। इस तरह से ये तो आपका आ जाएगा शहरी क्षेत्र का। और ग्रामीण क्षेत्र वाले में आप 250 से, इससे ऊपर से शुरू करना, 250 से यहां से, और एक बार इसको थोड़ा सा क्या लेना, 2000 जो 93-94 है ना, तो वहां से आप थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आना, फिर उसके बाद में इसको वापस से उठाना ऐसे, और 300 से भी क्रॉस कर देना एक बार आप, 300 से भी ऐसे, फिर उसके बाद में इसको वापस से गिराना ऐसे, ये, और गिरा करके 150 तक इस तरह से गिरा देना ऐसे। मतलब इनकी आपको प्रवृत्ति बतानी है। अभी आप बना लो, फिर अपने आप आपकी चीज समझ में आ जाएगी। इसमें देखो, ये तो कौन सा हो जाएगा आपका शहरी, और ये आपका कौन सा हो जाएगा ग्रामीण। तो इसमें मैं आप कलर लिख देता हूं, ये तो आपका कौन सा है ग्रामीण, और ये जो कलर है आपका, ये कौन सा है शहरी। मतलब ये जो डाटा बता रहे हैं, ये तो ग्रामीण ग्रामीण के डाटा बता रहे हैं, और ये जो डाटा बता रहे हैं वो किसके बता रहे हैं, शहरी डाटा बता रहे हैं। ये 1993-94 के बाद में 2004-05, 2004-05 के बाद में 2009-10, और 9-10 के बाद में 2011-12। ले लो, बना लो। तो यार गलत लाइन ही पकड़ा दी फिर मैं, तो नहीं समझ में तो आता है। इससे आपको ये पता लगता है कि हाँ क्या चीजें, कौन से में क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ कितना क्या अप डाउन हुआ है। ये इसमें प्रश्न बहुत बनते हैं, है? हेलो हेलो, कौन से नीचे? अरे 2000, देखो 1973-74, 1983-84, 1993-94, 2004-05, फिर 2009-10, फिर 2011-12, समान अंतराल में कर लेना आप इनको, है? बना लिया? है? बना लिया? बना लो जल्दी से, है? ये देखो 50 लाख, 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख, 250 लाख, 300 लाख, 350 लाख, ये हर लाख के ऊपर खींची गई ताकि ये पता लगे कि भाई इतने से कम रही है। मेरे हिसाब से सबने बना लिया होगा। चलो तो अगला बनाओ आप ये। अरे यार, अब की बार खूब बड़ा बना दूंगा मैं, बिठा दूं इसको। अब तो अगला लिखो, कुल संख्या अनुपात, कुल संख्या अनुपात, कुल संख्या अनुपात, यो अनुपात आपके प्रतिशत में।
दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। कुल संख्या अनुपात प्रतिशत में, अरे तो बोल रहा हूं ना, आवाज तो सुन रही है ना तुम्हारे को। कुल संख्या अनुपात प्रतिशत में लिख लिया ना आपने? अरे लिख लिया क्या? तो लिख ले, बोल रहा हूं ना। बैठिए आराम से, दे बैठिए आराम से, बस ठीक है, कौन दिखे। कुल संख्या अनुपात प्रतिशत में हो गया। अब आप एक डायग्राम और बनाओ। इसमें आपको जनसंख्या का नहीं, निर्धनता का जो अनुपात है वो परसेंट में दिखाना है। वो तो अपने निर्धनता की संख्या देखी थी, इसमें परसेंट देखेंगे। तो साल तो आपको वैसे ही लिखनी है जो अभी लिखी थी आपने, 1973-74। फिर उसके बाद में 1900 कौन सी थी, 83-84, 83-84 ये। फिर 1993-94, फिर 2004-05, फिर 1900 नहीं सॉरी 2009, 2009-10, और फिर यहां पर आ जाएगी आपके 2011-12। इस तरह से कर लो आप। और इसको परसेंट में है ना ये, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा यहाँ तो, और यहां कर दो आप 10, ये 20, 30, 40, और ये कर दो 50 तक। 50 से ऊपर भी है थोड़ी सी, 1-2 की, तो 60 तक कर दो वाले। और वही रेखा खींच दो इस तरह से आप। कैसे दी? अब इसमें देखो 1973-74 में जो ग्रामीण निर्धनता अनुपात थी वो 57% के लगभग थी। तो 57, 73-74 में 57, देखो 60 के थोड़ा सा नीचे आता ना, तो यहां से इसको स्टार्ट कर देना आप। और फिर इसको धीरे धीरे गिराना, और कब तक गिराना? 1993-94 तक। और गिराना कहां तक है? 40 से थोड़ा सा नीचे ले आना, यहां तक, यहां तक। तो इस तरह से इसको गिराना, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद में 93-94 के बाद में ये बढ़ता है, और 2005-06 तक है, ये 5-6 तक इसको बढ़ाना रे, इस तरीके से। और बढ़ाना कहां तक है? 40 से ऊपर ले जाना इसको, थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाना इसको ऐसे। और फिर उसके बाद में इसको वापस से गिराना है, और गिराना कहां तक है? 30 से थोड़ा सा नीचे ले आना, ऐसे ऐसे, यहां तक ऐसे गिराना इसको। हाँ, क्योंकि 11-12 में आपको पता है कि निर्धनता अनुपात 21.9 हो गया था ना, 22% तक हो गया था। 21.9 का मतलब 22% तक हो गया ना था। तो इसको थोड़ा सा ऐसे गिराना, ऐसे यहां तक गिरा देना 2011-12 तक। और जो शहरी निर्धनता अनुपात है, इसको आप यहां से स्टार्ट करना, और इस तरीके से इसको गिराना, ऐसे ऐसे। थोड़ा सा इस तरह से गिराना इसको, ऐसे। मतलब यह है कि भाई इनका जो दोनों का जो अंतराल है, वो अंतराल 1993-94 तक तो इनका अंतराल लगभग स्थिर बना रहा। फिर उसके बाद में ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया। मतलब गांव में निर्धनता का अनुपात ऊंचा हो गया, जबकि शहरों में क्या है, थोड़ा और ज्यादा गिर गया। शहरों में गिरने की दर क्या थी? ज्यादा थी। है टेबल नहीं है। अब इसके नीचे मैं इसकी व्याख्या लिखाऊंगा आपको। हाँ। इसको कलर आप अलग अलग दे देना भले,
ये गांव का है भाई, ये ग्रामीण है, मैं इसको यहीं लिख देता हूं ऐसे। ये तो कौन सा है, ग्रामीण, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, शहरी। क्या, ग्रामीण ऊपर वाला ग्रामीण है। और कौन से में, पहले वाले में कलर दिया था ना अलग अलग, पहले वाले में भी ऊपर वाला ग्रामीण है, नीचे वाला शहरी है। मतलब ग्रामीण का निर्धनता की संख्या भी ज्यादा है, निर्धनता का अनुपात भी शहरों की तुलना में ज्यादा है। लिख लिया भाई। अब आप इसकी व्याख्या लिखो। अरे तो भैया कतो के बना शुद्ध होते। हाँ लिखो भाई। वर्ष 1973-74 में, इसके नीचे लिखो वर्ष 1973-74 में 320 मिलियन से 320 मिलियन 320 मिलियन, दोबारा बोलो, मैंने लगाया 1973-74 में 320 मिलियन 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति, 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे, निर्धनता रेखा से नीचे थे। देखो ये टोटल व्यक्तियों की बात हो रही है, इसका मतलब आपको गांव के और शहर के दोनों को जोड़ने हैं। दोनों को जोड़ करके 1973-74 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 320 मिलियन। मतलब 320 मिलियन का मतलब होता है कितने करोड़ हो गए, लगभग 32 करोड़ हो गए। कितने हो गए, 32 करोड़ हो गए। 320 मिलियन का मतलब 32 करोड़ हो गए। फिर लिखो वर्ष 2011-12 में, वर्ष 2011-12 में यह संख्या कम होकर, यह है संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई, 270 मिलियन रह गई। वर्ष 2011-12 में यह है संख्या कम होकर 270 मिलियन रह गई। 270 मिलियन का मतलब 27 करोड़ रह गई। पहले कितनी थी, 32 करोड़ थी, जो कम होकर के कितनी हो गई, 27 करोड़। क्योंकि ये डाटा मिलियन में दे रखे हैं तो आपसे मिलियन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना भाई। 11th क्लास की किताब में दे रखे हैं मिलियन में, इसलिए मैंने मिलियन में, तो ये मिलियन से आप करोड़ बना सकते हो। चलो फिर आगे लिखो 1973-74 में, 1973-74 में कुल जनसंख्या का 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% निर्धनता रेखा से नीचे था। निर्धनता रेखा से नीचे था। जो 2011-12 में, जो 2011-12 में घटकर, जो 2011-12 में घटकर 22% रह गया, 22% रह गया। देखो आपको मैंने 21.9 लिखाया था ना, तो 21.9 की जगह 22 भी तो आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये घटके कितना हो गया, 22% हो गया। हाँ
तो क्या दिक्कत होगी तो लाख मिलियन में हाँ तो क्या हो गया, तो बताओ, मैं लाख में इसको बना देता हूँ लाख में, क्या दिक्कत है। तो इसमें देखो जो डाटा है, मेरी सुनो आप जैसे आपके पहला जो आंकड़ा देखो आप सुनो आप इसमें दे रखा है 250 लाख से थोड़ा ज्यादा दे रखा है ना, ऊपर से दे रखा है। इसमें आप शहरी वाला और जोड़ो, आप शहर वाला और जोड़ दो आप 250 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 320 मिलियन तो है कि दोनों को मिलाकर के करना है। अरे आप 100 से ज्यादा करोगे तो वो करोड़ हो गए ना, तो आप मिलियन भी बोल सकते हो, 320 लाख बोल दो, 320 मिलियन बोल दो है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कितना लिखा है कि मुझे लाखों में तालिका में, एक रुको रुको, इसमें लाख में दे रखा है, ये दे रखा है मिलियन। हाँ तो उसको मिलियन में बदल लो, इसमें डाटा मिस प्रिंट हो गई होगी, तो भाई भाई मिस प्रिंट है, लाखों में दे रखा है इसमें, तो मिस प्रिंट है तो मिलियन कर लो उसको, क्या दिक्कत है उसमें, मिलियन कर लो उसको। हाँ ये मिलियन में है, मिलियन में ये तो मिस प्रिंट हो गई होगी, तो ये हाँ लाख की जगह मिलियन कर दो आप, इतना ही तो। हाँ भाई ये तीन, ये जो है ना 50 से 100 150 ये मिलियन कर दो ब्रैकेट में आप, ये तो मिस प्रिंट हो जाती है किताबों में। चलो आगे लिखो। इसमें देखो आपको जो मेन बात जो समझनी है वो ये है कि 1973-74 से 2011-12 के मध्य निर्धनता में सिर्फ निरपेक्ष रूप से ही कमी नहीं आई है, सापेक्ष रूप से भी क्या आई है, कमी। मतलब निर्धनता निरपेक्ष संख्या में भी कम हुई है और सापेक्षिक रूप से भी क्या हुई है, कम हुई है। अरे संख्या मतलब निरपेक्ष रूप से भी अगर प्रश्न आ जाए कि 1973-74 से लेकर के 2011-12 तक निर्धनता में जो कमी आई है वो निरपेक्ष रूप से आई है या सापेक्ष रूप से आई है, तो क्या बताओगे आप, दोनों में। संख्या के रूप में जो कमी आती है वो तो होती है निरपेक्ष रूप से, और अनुपात के रूप में जो कमी आती है वो कौन सी होती है, सापेक्ष। तो ये लाइन लिख लो तुम फिर। अर्थार्थ है निर्धनता निरपेक्ष रूप से तथा सापेक्षिक रूप से, निरपेक्ष रूप से तथा सापेक्षिक रूप से कम हुई है, निरपेक्ष रूप से भी कम हुई है और सापेक्षिक रूप से भी कम हुई है। अब एक बात आपके दिमाग में नहीं आई क्या कि ये 73-74 से शुरू क्यों किए हैं, क्योंकि योजना आयोग के गरीबी संबंधी जो डाटा आए हैं सबसे पहले वो कब आए हैं, 73-74 से, समझ गए। और आपको पता है कि जो ऑथेंटिक जो डाटा है वो किसके हैं, योजना आयोग के। और योजना आयोग ने पहला डाटा कब जारी किया था, 1973-74 में जारी किया था। तो 73-74 से लेकर के 2011-12 तक के अपने पास डाटा है, उसके बाद के डाटा भी नहीं है, समझ। तो ये 73-74 से शुरू करके 2011-12 तक के बीच का क्या रुझान रहा है, इस रुझान को बताया। तो इसमें आपको रुझान बता दिया भाई, निरपेक्ष रूप से भी गरीबी कम हुई है और सापेक्षिक रूप से भी कम हुई है। क्योंकि 73-74 में गरीबों की संख्या कितनी थी भाई, 320 मिलियन थी, जो कम होकर के कितनी होगी, 270 मिलियन, मतलब 32 करोड़ थी, जो घट के कितनी होगी, 27 करोड़ होगी। और निर्धनता अनुपात 55% था, जो घट के कितना हो गया, 22% हो गया। फिर लिखो 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन है। 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन है ग्रामीण क्षेत्रों में थे। दो 2011-12 में 2011-12 में भी इस स्थिति में 2011-12 में भी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब
1973-74 में भी 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, ग्रामीण, मतलब 80% लोग जो गरीब लोग थे वो गांवों में थे। और 11-12 में भी क्या हो गया कि 80% लोग गरीब लोग कहां पर हैं, गांव में भी हैं। फिर लिखो अर्थार्थ भारत में, अर्थात भारत में 3/4 से अधिक निर्धन है। अर्थात भारत में 3/4 से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में बसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बसे हैं। 3/4 से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में बसे हैं। इसका मतलब ज्यादातर गरीबों की संख्या गांवों में है, शहरों में नहीं है। 3/4 से भी ज्यादा। फिर लिखो आगे, 2000 के दशक, 2000 के दशक, देखो 2000 के दशक का मतलब समझ रहे हो कि आप ये वर्ष 2000 से लेकर के 2009-10 तक, 2000 का दशक हो गया ना। 2000 के दशक के आरंभ में, 2000 दशक के आरंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या, निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई, कुछ वृद्धि हुई। देखो ये तथ्य आप थोड़ा सा गौर करना। इसमें बताया कि 2000 के दशक के आरंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में तो निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। देखो निरपेक्ष संख्या आपका डायग्राम 1 दिखा रहा है। निरपेक्ष संख्या कौन दिखा रहा है? आपका डायग्राम 1 दिखा रहा है। तो डायग्राम 1 में 2000 के दशक में के प्रारंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, और वहीं शहरी क्षेत्रों में क्या हुआ है, उनकी निरपेक्ष संख्या थोड़ी बढ़ी। फिर लिखो आगे, 1973, फिर अगला तथ्य लिखो, 1973 से 2012, 1973 से 2012 की अवधि में, अवधि में निर्धनों की संख्या, निर्धनों की संख्या व अनुपात, निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए, दोनों कम हुए। निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए। भाई 1973 से लेकर के 2012 में अपन डाटा पर एनालिसिस करें तो अपन देख रहे हैं निर्धनों की संख्या भी कम हुई है और निर्धनता का अनुपात भी क्या हुआ है, कम हुआ है। फिर लिखो, किंतु, इसी में लिखना आगे, किंतु इन दोनों परिणामों, किंतु इन दोनों परिणामों की गिरावट, किंतु इन दोनों परिणामों की गिरावट का स्वरूप, का स्वरूप अधिक उत्साहवर्धन, अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है, अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है, अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। लिख लिया आपने? इसका मतलब भाई गिरावट तो हुई है, लेकिन जितनी गिरावट होनी चाहिए थी उतनी गिरावटें नहीं आई है, धीरे धीरे क्या हुए हैं, कम हुए हैं। फिर लिखो आगे,
इस अवधि में इस अवधि में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या, निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में निर्धनता अनुपात धीमी गति से, निर्धनता अनुपात धीमी गति से गिरा है। निर्धनता अनुपात धीमी गति से गिरा है, मतलब निर्धनों की संख्या तो फिर भी थोड़ी तेजी से गिरी है, लेकिन निर्धनता अनुपात के गिरने की जो दर है वो क्या है, काफी कम रही है। फिर लिखो नीचे, 1993-94 तक 1993-94 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनताओं की संख्या का अंतर पूर्ववत बना रहा। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उस डिफरेंस में अंतर नहीं आया। आप डायग्राम में देख सकते हो उनका जो डिफरेंस है वो लगभग क्या है, सेम है। फिर लिखो, एक मिनट, संख्या लिखा है मैंने, अनुपात लिखना था। 1993-94 से एक मिनट, 1993-94 से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात करो, उसको संख्या की जगह अनुपात का अंतर, निर्धनता अनुपात का अंतर पूर्ववत बना रहा। लिख लिया। और 2011-12 में बढ़ गया, 2011-12 में बढ़ गया। लिख लिया आपने। मतलब 1993-94 तक तो ग्रामीण और शहरी निर्धनता अनुपात में गिरावट तो आ रही है, लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो अंतर समान बना रहा है। लेकिन उसके बाद में ग्रामीण निर्धनता अनुपात है वो शहरी की अपेक्षा क्या है, बढ़ गया। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखिए है, अरे 2011-12 में बढ़ गया, लिख लिया ना, दिखा दिया ना, बढ़ गया। एक क्वेश्चन लिखो, वर्ष 1973-74 से 2011-12 के मध्य, 1973-74 से 2011-12 के मध्य निर्धनता के संबंध में सही कथन है। पहला लिखो, निर्धनों की संख्या तथा निर्धनता अनुपात, निर्धनों की संख्या तथा निर्धनता अनुपात दोनों कम हुए हैं, लेकिन निर्धनता अनुपात की
लेकिन निर्धनता अनुपात की गिरावट, निर्धनता अनुपात की गिरावटें धीमी रही है। दूसरा लिखो, लाइट नहीं होगी शायद यार, है तो कहां से चालू हो गई? यहां से? यह तो यार मेरे तो हाथ ही नहीं आएगा। हाँ, दूसरा ऑप्शन लिखो, दूसरा ऑप्शन लिखो भाई यहां पे। देश में 3/4, देश में 3/4 से अधिक, देश में 3/4 से अधिक निर्धन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा इस अवधि में यह अनुपात, इस अवधि में यह अनुपात स्थिर रहा है। यह अनुपात स्थिर रहा है। तीसरा लिखो, विकल्प 1 व 2, विकल्प 1 व 2, और चौथा लिख लो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कर दो विकल्प 1 व 2। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो भाई, सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के आधार पर, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर के अनुमान, अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर भारत में, भारत में वर्ष 2011-12, वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात, गरीबी अनुपात व गरीबी संख्या है, गरीबी अनुपात व गरीबी संख्या है। मतलब गरीबी का अनुपात भी बताना है, गरीबी की संख्या भी बतानी है। पहला ऑप्शन लिखो, 29.5% व 36.30 करोड़। दूसरा ऑप्शन है 21.92% व लगभग 27 करोड़। तीसरा लिखो 25.7% व लगभग 26 करोड़। और 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। है? इसमें आएगा आपका 2 नंबर। 2 नंबर करो आप।
हाँ हाँ लिखो, लिखाता हूँ, नीचे लिखो। 2 नंबर करो आप इसमें और लिखो 22 जुलाई 2013 को, इसी के नीचे इसकी व्याख्या लिखा रहा हूं मैं। 22 जुलाई, इसकी व्याख्या लिखा रहा हूं इस प्रश्न की। 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग द्वारा 22 जुलाई 2013 को योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए, वर्ष 2011-12 के लिए जारी किए गए निर्धनता संबंधी अनुमान, जारी किए गए निर्धनता संबंधी अनुमान सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा दिए गए फार्मूले पर आधारित थे। सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा दिए गए फार्मूले पर आधारित थे। अरे फॉर्मूला, फॉर्मूले पर आधारित थे, मतलब उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसी के ऊपर आधारित थे वो। फिर नीचे लिखो उसका फॉर्मूला क्या था भाई सुरेश तेंदुलकर का, ठीक है ना। लिखो सुरेश तेंदुलकर समिति ने सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के मापन हेतु, गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न, खाद्यान्न तथा गरीबी रेखा के मापन हेतु खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं, खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्न वस्तुओं की न्यूनतम मात्राओं का समूह है, की न्यूनतम मात्राओं का समूह है। ब्रैकेट में लिख लेना आप गरीबी रेखा बास्केट, गरीबी रेखा बास्केट। लाइट नहीं है भाई, हाँ गरीबी रेखा बास्केट, ब्रैकेट में लिख लिया गरीबी रेखा बास्केट, तैयार किया, तैयार किया। आगे लिखो तथा यह अनुमान लगाया, तथा यह अनुमान लगाया कि बाजार कीमतों के आधार पर, तथा यह अनुमान लगाया कि बाजार कीमतों के आधार पर इस वस्तु समूह को, बाजार कीमतों के आधार पर इस वस्तु समूह को क्रय करने के लिए, इस वस्तु समूह को क्रय करने के लिए कितने उपभोग वे, कितने उपभोग वे की आवश्यकता होगी, कितने उपभोग व्यय की आवश्यकता होगी। आप देखो इसमें आपको थोड़ी सी लोकल लैंग्वेज में समझा दूं। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो फॉर्मूला दिया है गरीबी रेखा निर्धारण का, वो फॉर्मूला ये था कि भाई एक व्यक्ति को न्यूनतम कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, खाद्यान्न वस्तुओं की और गैर खाद्यान्न वस्तुओं की। अरे भाई एक आदमी को इन इन चीजों की तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी,
ये तो खाद्यान्न चाहिए, इसके खाद्यान्न के अलावा ये अखाद्य वस्तुएं भी चाहिए। तो न्यूनतम वस्तुओं का एक समूह तय कर लिया। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? अरे भाई आपको क्या चाहिए, कम से कम देश के लोगों को कम से कम क्या चीज चाहिए, इस तरह से उनका एक समूह बना लिया वस्तुओं का। तो इसमें है कि भाई ये तो साहब इनको क्या चाहिए, ये खाद्यान्न वस्तुएं हैं, इसमें क्या आते हैं, और ये इस तरह की कुछ अखाद्यान्न वस्तुएं हैं, अखाद्य वस्तुएं, कम से कम इतनी तो व्यक्ति को चाहिए। तो ये एक समूह बना लिया ये, और ये वस्तुओं का जो न्यूनतम समूह है इसको नाम क्या दे सकते हो आप? गरीबी रेखा बास्केट। अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को मार्केट प्राइस के ऊपर यदि खरीदता है तो कम से कम उसका उपभोग व्यय कितना आएगा? गांव का व्यक्ति खरीदता है तो 816 रुपए कम से कम उसका उपभोग व्यय आएगा, और यदि शहर का व्यक्ति खरीदता है उसको तो कम से कम कितना आएगा? 1000 रुपए उसका आएगा। तो ये जो बास्केट है उसकी, भाई ये वस्तुएं यदि खरीदता है मार्केट के भाव के हिसाब से तो आदमी का इतना खर्चा तो होगा, और इस खर्चे को महीने में इतना खर्चा होगा उसका, और इस खर्चे को उसने क्या मान लिया? गरीबी रेखा मान ली। आई कि नहीं आई समझ में? नहीं आई? अरे भाई इसमें यह कि एक आदमी को कम से कम कितनी वस्तु चाहिए, वस्तुएं कौन सी? खाने पीने की भी चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी है। खाने पीने के पेट ही भरना काम थोड़ी आदमी का। हाँ, बीमार हो जाए तो उसको दवाई भी चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें और भी चाहिए, जिसको अपना अखाद्य वस्तुएं कहते हैं। तो सुरेश तेंदुलकर ने एक न्यूनतम मात्रा तय कर ली वस्तुओं की, भाई एक आदमी को कम से कम इतनी वस्तुएं तो चाहिए। ये वस्तुएं मैंने यहां पर लिख दी। तो आगे क्या समझे? अरे भाई तुम कहे भाई तन्ने कमू कम क्या चीज चाहिए, तो कहे मैंने एक तो खाने के लिए 2 रोटी दे दी, आ दे दिया, कपड़ा दे दिया और ये दे दो, ओके नहीं? तो खाद्य भी आ गई, खाद्य भी आ गई। ये वस्तुओं का समूह हो गया न्यूनतम, जिसको क्या नाम दे दिया? गरीबी रेखा बास्केट। इस बास्केट में क्या है? एक व्यक्ति के काम में आने वाली न्यूनतम वस्तुएं, खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न दोनों वस्तुएं। अब अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को खरीदता है तो मार्केट के भाव से तो खरीदेगा। अगर वो मार्केट के भाव से खरीदता है तो एक महीने में उसका कितना खर्चा होगा? तो गांवों के अंदर गांवों के लोग, भाई गांवों में खाद्यान्न सस्ता मिल जाता है ना, तो गांवों के लोगों के लिए तो खर्चा कितना होगा? 816 रुपए, और शहर के लिए खर्चा कितना होगा? 1000 रुपए। इसका मतलब एक व्यक्ति को वो न्यूनतम वस्तुएं खरीदने के लिए कितना रुपया महीने का उसके पास होना चाहिए? कितना होना चाहिए? गांव के व्यक्ति के लिए तो 816 रुपए, शहर के व्यक्ति के लिए 1000 रुपए। जिस व्यक्ति के उपभोग व्यय इतना नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? गरीब है, क्योंकि वो इतनी वस्तुएं भी नहीं खरीद पाता। ये उसका फॉर्मूला था। आगे अब तो समझे? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक पहले मुझे ये बताओ कि निर्धनता अनुपात कैसे निकाला जाता है? अरे आपके 9th 10th और 11th की किताबों से क्वेश्चन बना करके लाया हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं उसके अंदर। और एक जो हम और बता दूं आपको, कुछ ने तो किया भी उसको फॉलो, मैं आपके क्वेश्चन पेपर बनाता हूं 2, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, और उसमें एक पेपर में तो 100 क्वेश्चन वो होंगे जो एग्जामों में आए हुए आपके, चाहे वो सेकंड ग्रेड में आए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में आए, चाहे वो नेट में आए, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होंगे जो आपके टॉपिकों से रिलेटेड हैं। आपके टॉपिकों से रिलेटेड जो भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे हुए वो जाएंगे 100, और 100 क्वेश्चन आपके 9th 10th और 11th की क्लासों से मैं छांट करके बना दूंगा, ठीक है? लेकिन इसमें रुको, अरे रुको तो आगे सुनो। अब मुझे नहीं लगता कि इन 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों के बाहर कोई क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उसमें से आ जाएंगे सारा सब कुछ। भाई सारा सब कुछ आ गया मैटर उसमें। अब आगे और सुनो तो तुम, अब वो जो क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे वो आप प्ले स्टोर से डेवलप क्लासेस सीखकर का ऐप डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है? डेवलप कईयों ने कर लिया है, कईयों ने किया भी है। डेवलप क्लासेस सीखकर का ऐप डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पर नहीं दूंगा भाई, हाँ, उसमें आपको 40 रुपए का पेमेंट करना होगा भाई, है? हाँ 40 रुपए का उसमें है। कैसा? हाँ, उसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो,
है? आप तो कैश दे देना मुझे, लेकिन पर्ची में नाम और आपका जो जिस नंबर से आप ऐप डाउनलोड करते हो वो नंबर देना पड़ेगा, वो नंबर देना पड़ेगा आपको, है? हाँ। क्या हो गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो आप केस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें आपको देखो 2-3 दिन लग जाएंगे भाई, मैं क्योंकि पेपर बनाऊंगा, इसमें तो है नहीं कि मैं आपको नकल करके दे दिया, बनाऊंगा तो उसमें टाइम लगेगा आपको, तो 2-4 दिन उसमें लग जाएंगे इसमें। लेकिन ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो आप, है? हाँ नहीं, कईयों ने कर भी दिया, कईयों ने ले कर दिए हैं, लेकिन है क्या हो रहा है? हाँ डाउनलोड की व्यवस्था कर देंगे आपके, हाँ डाउनलोड की कर देंगे आपको। चलो चलो भाई आगे देखो, मतलब 200 क्वेश्चन अगर डाउनलोड नहीं भी होते हैं तो 200 क्वेश्चन तो पढ़ने हैं ना आपको, लिख लेना उसमें, और क्या है, क्वेश्चन तो 200 ही है ना। हाँ चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ चलो, एक मैं आपके प्रश्न पूछ रहा था कि निर्धनता अनुपात कैसे निकाला जाता है? निर्धनता अनुपात कैसे निकाला जाएगा भाई? निर्धनता, अरे तो मेरी सुन नहीं रहेगी आप। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर आप, क्वेश्चन लिखो, बता देंगे, लिखो तुम क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ बता देंगे। निर्धनता अनुपात निकलता है निर्धनों की संख्या बट्टा पॉपुलेशन और गुणा कर देते हैं अपने 100। भाई जैसे निर्धनता अनुपात निकालते हैं ना, तो निर्धनों की संख्या लिख दी और टोटल पॉपुलेशन लिख दी नीचे, और गुणा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो ये आपके क्या आ जाता है, निर्धनता अनुपात। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, निर्धनता अनुपात कैसे निकलेगा, निर्धनता अनुपात, और बराबर का निशान लगाओ। क्या बताया मैंने आपको, निर्धनों की संख्या बटे जनसंख्या और गुणा कर देना इधर है 100। भाई इस पॉपुलेशन पर कितने लोग गरीब हैं, उनको 100 से अपने 100 पर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत गरीब आ जाएगा, वही निर्धनता अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन लिखो। तेंदुलकर समिति के फार्मूले पर आधारित है, तेंदुलकर समिति के फार्मूले पर आधारित है, तेंदुलकर समिति के फार्मूले पर आधारित है योजना आयोग की निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार, योजना आयोग की निर्धनता रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, और आगे डैश लगा दो, एक क्वेश्चन हो गया अपना। पहला ऑप्शन लिखो, राजस्थान का निर्धनता अनुपात है, राजस्थान का निर्धनता अनुपात है 14.7%। राजस्थान का निर्धनता अनुपात कितना है, 14.7% है। दूसरा ऑप्शन लिखो, राजस्थान की ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता अनुपात है क्रमशः, मतलब राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता अनुपात क्रमशः है 16.1% व 10.7% है। ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, अभी जो लेटेस्ट लगी उसी के अंदर। तो राजस्थान का निर्धनता अनुपात कितना है, 14.7 लिखा है मैंने पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में राजस्थान की ग्रामीण निर्धनता अनुपात ये लिखा ही है, शहरी निर्धनता अनुपात है ये लिखा है। तीसरा ऑप्शन लिखो, राजस्थान का निर्धनता अनुपात
कॉमा लगाओ, राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात से कम है। मैंने आपको लिखा है कि राजस्थान का निर्धनता अनुपात, कोमा लगा के लिखो, राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात से कम है। और चौथा लिखो, उपरोक्त सभी। तो इसमें कर दो आप उपरोक्त सभी। अब इसमें देखो 3 क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो राजस्थान का निर्धनता अनुपात कितना है भाई, 14.7। और अगर अपन इसको ग्रामीण और शहरी के हिसाब से देखें तो राजस्थान का ग्रामीण निर्धनता अनुपात है 16.1 और शहरी निर्धनता अनुपात कितना है 10.7। और यह आपको पता है कि राजस्थान का निर्धनता अनुपात कितना है भाई, 14.7। राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात से क्या है, कम है, क्योंकि राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात है 21.9%, उससे कम है ना। अब लिखो नीचे एक लाइन है एरो का निशान लगा के, भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात, भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात अवरोही क्रम में, सर्वाधिक निर्धनता अनुपात अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए। भाई सबसे ज्यादा किसका है, फिर उससे कम है किसका है। तो सबसे ज्यादा जो निर्धनता अनुपात है वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का निर्धनता अनुपात है आपका 44.61। एक नंबर पर कौन आ गया, छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद में झारखंड, झारखंड। अब ये निर्धनता अनुपात याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं लिखा दूं, बाकी कोई मतलब नहीं है, आपके बर्डन हो जाएगा बिना मतलब का। फिर झारखंड है, फिर उसके बाद में बिहार, बिहार, और बिहार के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका मतलब सबसे ज्यादा निर्धनता अनुपात है वो किसमें है, छत्तीसगढ़ में। फिर झारखंड में, झारखंड में आप लिखना चाहो तो 36.96 है, मेरे हिसाब से रहने दो आप इसको, बस ये क्रम से। राजस्थान का तो लिखा दिया ना आपको, अभी तो लिखा है आपको राजस्थान का 14.7 लिखा है ना, है। अरे स्थान ना को केक करो से। फिर लिखो एक नीचे, एक लाइन और लिखो, ग्रामीण गरीबी अनुपात, ग्रामीण गरीबी अनुपात सर्वाधिक, ग्रामीण गरीबी अनुपात सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में, तथा सर्वाधिक शहरी गरीबी अनुपात सर्वाधिक शहरी गरीबी अनुपात उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। अब एक क्वेश्चन लिखो देखिए आप, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या निम्न में से किस राज्य में है। भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या निम्न में से किस राज्य में है। पहला ऑप्शन लिखो छत्तीसगढ़,
दूसरा ऑप्शन लिखो मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन लिखो उत्तर प्रदेश। और चौथा ऑप्शन लिखो राजस्थान। बताओ भाई सबसे ज्यादा निर्धनों की संख्या कौन से राज्य में है? तो आप इसमें करना उत्तर प्रदेश। निर्धनों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, जबकि जनसंख्या के अनुपात में यदि निर्धनों की संख्या देखी जाए तो वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर लिखो नीचे, इसके नीचे लिखो भारत में सबसे कम निर्धनों की संख्या, भारत में सबसे कम निर्धनों की संख्या तथा निर्धनता अनुपात गोवा राज्य में है। गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन लिखो, गरीबी के दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन लिखो रेगनार फ्रिस, रेगनार फ्रिस, सॉरी रेगनार नकर से करो, नकर से, रेगनार नकर से। दूसरा लिखो अल्फ्रेड मार्शल। तीसरा लिखो है अल्फ्रेड मार्शल, ये रेगनार नकर से और अल्फ्रेड मार्शल है। तीसरा ऑप्शन लिखो अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन, हाँ तीसरा लिख लो अमर्त्य सेन। और चौथा लिख लो इनमें से कोई नहीं। तीसरा अमर्त्य सेन लिखो, 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करोगे? इसमें करना आप 1 नंबर, रेगनारे नकर से। इसमें एक लाइन लिखो फिर आप, गरीबी के दुष्चक्र की परिकल्पना किसने की थी? रेगनारे नकर्स ने। लिखो इसके अंदर रेगनारे नकर्से के अनुसार, रेगनारे नकर्से के अनुसार लोग इसलिए गरीब होते हैं, रेगनार नकर्से के अनुसार लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो पहले से गरीब हैं, क्योंकि वो पहले से गरीब हैं। भाई गरीब किस लिए गरीब हैं? क्योंकि वो पहले से गरीब हैं, इसलिए वो क्या है? गरीब हैं। अर्थात गरीबी का कारण भी गरीबी है, अर्थात गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। क्लियर है? गरीब क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। गरीब से क्या परिणाम क्या आएगा? वो गरीब ही होगा। क्योंकि आपको पता है भाई गरीब व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों को
अच्छी एजुकेशन नहीं दिला सकता, अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं खिला सकता, समझ आ गया? तक अपने बच्चों के लिए वो अच्छे अवसर पैदा नहीं कर सकता। और जब बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो उनकी आय कमाने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आय कमाने की क्षमता कम है तो वो भी क्या रहेंगे? गरीब रहेंगे। तो ये कहने मतलब ये कह रहा है कि नक्करशेख कि एक बार जो गरीबी में जखड़ गया वो गरीबी में जखड़ा ही चला जाता है। एक लाइन और लिखो फिर। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अमर्त्य सेन ये मूल रूप से भारतीय ही हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने गरीबी मापन हेतु सेन सूचकांक दिया। सेन सूचकांक दिया, इन्होंने सेन सूचकांक दिया। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। ये क्वेश्चनों के माध्यम से मैटर क्या जल्दी कवर हो जाता है। लिखो वर्ष 2004-5 से 2011-12 के मध्य निम्न में से किस राज्य में गरीबी अनुपात में कमी अखिल भारतीय गरीबी अनुपात में कमी से अधिक थी? प्रश्न की लैंग्वेज समझ आ गई कि आपके? नहीं आई? इसमें देखो प्रश्न की लैंग्वेज ही है। दोबारा बोलूं क्या पूरा? चलो एक बार तो मैं दोबारा बोल देता हूं, फिर इसको समझा दूंगा मैं। देखो प्रश्न की दोबारा बोल रहा हूं। प्रश्न है वर्ष 2004-5 में, एक मिनट सॉरी मैं गलत बोल गया भाई। वर्ष 2004-5 से 2011-12 के मध्य निम्न में से किस राज्य में गरीबी अनुपात में कमी? अरे ये तो आपको पता है भाई, गरीबी अनुपात कम हो रहा है, कम हुआ ना। तो निम्न में से किस राज्य में 2004-5 से 2011-12 के मध्य गरीबी अनुपात में कमी अखिल भारतीय गरीबी अनुपात में कमी से अधिक थी? अरे अखिल भारत का गरीबी अनुपात भी कम हुआ है, राज्यों का गरीबी अनुपात भी कम हुआ है। तो कौन से राज्यों के गरीबी अनुपात की कमी अखिल भारतीय गरीबी अनुपात की कमी से भी तेजी से कमी हुई है, वो राज्य बताने आपको। अभी नहीं यही समझ बात है क्या? पहला ऑप्शन लिखो। अरे आ जाएगा, लिख लो, और आ जाएगा समय। लिख लो, तुम लिख लो उड़ीसा बिहार। पहला ऑप्शन है उड़ीसा बिहार। उड़ीसा बिहार। अरे बिहार भी छोटा है भाई, बड़ा लिख दिया बिहार। और दूसरा लिखो तमिलनाडु राजस्थान। तीसरा लिखो राजस्थान मध्य प्रदेश।
और 4 नंबर लिख लो उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान व मध्य प्रदेश। कौन सा करोगे? बिल्कुल इसमें आएगा 4 नंबर। मतलब ये राज्य ऐसे हैं जिनकी निर्धनता में जो कमी हुई है वो कमी राष्ट्रीय औसत की तुलना में भी क्या हुई है? ज्यादा कमी हुई है। मतलब निर्धनता में जो इनकी गिरावट है वो राष्ट्रीय औसत की गिरावट से भी तेज है। इनमें निर्धनता अनुपात के गिरने की दर क्या है? ज्यादा है। फिर लिखो, इसी के नीचे एक लाइन लिखो, वर्ष 2004-5 में, वर्ष 2004-5 में अखिल भारतीय गरीबी अनुपात, वर्ष 2004-5 में अखिल भारतीय गरीबी अनुपात 37.2%, 37.2% से घटकर कितना हो गया बताओ? देखिए 21.9% हो गया है। इसका मतलब ये अखिल भारत में गरीबी अनुपात में गिरावट है। क्लियर यहां तक? इन राज्यों के अंदर जो गिरावट आप 32.2 में से 21.9 घटा लेना आप, तो इतनी गिरावट हो गई। अब ये जो मैंने राज्य लिखाए हैं इन राज्यों की गिरावट भारत से भी क्या रही है? ज्यादा रही है। एक क्वेश्चन और लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो, केवल निम्न राज्यों को छोड़कर, केवल निम्न राज्यों को छोड़कर 2004-5 से 2011-12 के मध्य निर्धनता अनुपात कम हुआ है। निर्धनता अनुपात कम हुआ है। प्रश्न आ गया कि समझ में? प्रश्न में है कि भारत में निर्धनता अनुपात कम हुआ ना, लेकिन सारे राज्यों में निर्धनता अनुपात कम नहीं हुआ है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें निर्धनता अनुपात कम होने की बजाय बढ़ गया है। तो प्रश्न यह है कि निम्न राज्यों को छोड़ करके भारत का निर्धनता अनुपात क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका मतलब आपको वो राज्य बताने हैं जिनमें निर्धनता अनुपात कम होने की बजाय बढ़ा है। पहला ऑप्शन लिखो, उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, उत्तरी पूर्वी राज्यों। दूसरा ऑप्शन लिखो, दक्षिणी पूर्वी राज्यों, दक्षिणी पूर्वी राज्यों। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी राज्यों, उत्तरी पश्चिमी राज्यों। और 4 नंबर लिखो, इनमें से कोई नहीं। इसमें आएगा आपका 1 नंबर। कौन सा भाई? उत्तरी पूर्वी राज्यों। देखो ये क्वेश्चन 9, 10, 11 की किताबों में से बने क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं ना, आपको गाइडो वगैरह में कहीं जगह ढूंढते रहना नहीं मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन, जबकि उन किताबों से बन गए क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन बने। लिखो इसमें आगे, इसके नीचे लिखो, इसकी थोड़ी व्याख्या लिख लो आप। मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश में निर्धनता अनुपात
इस अवधि में बढ़ा है, निर्धनता अनुपात इस अवधि में बढ़ा है। तो मैंने आपको 3 राज्य लिखाए हैं, कौन से? मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ये आपको पता है उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। तो उत्तरी पूर्वी ये जो राज्य हैं इनमें निर्धनता अनुपात कम होने के बजाय बढ़ गए, मतलब यहां पर गरीबी बढ़ी है, बाकी स्टेटों में गरीबी क्या हुई है? कम हुई है। अगला क्वेश्चन लिखो। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में निर्धनता आंकलन पर टास्क फोर्स निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? टास्क फोर्स निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? प्रश्न लिख लिया गया सबने। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में निर्धनता आंकलन पर टास्क फोर्स निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? पहला ऑप्शन लिखो, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। दूसरा लिखो सी रंगराजन। तीसरा लिखो सुरेश तेंदुलकर। और 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करोगे आप? 1 नंबर, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन लिखो। वर्ष 2004-5 प्रश्न लिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखो। वर्ष 2004-5 में गरीबी के अनुमान वर्ष 2004-5 में गरीबी के अनुमान निम्न में से कौन सी अध्ययन विधि पर आधारित थे? कौन सी अध्ययन विधि पर आधारित थे? पहला लिखो इसमें सम्मान याददाश्त अवधि, और इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो यूआरपी। और इंग्लिश में लिखना चाहो तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, यूआरपी विधि। दूसरा लिखो मिश्रित याददाश्त अवधि।
याददाश्त अवधि, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, रिकॉल पीरियड, ये मिक्स्ड रिकॉल पीरियड लिख लिया। तीसरा लिखो विकल्प 1 व 2, विकल्प 1 व 2। और तीसरा लिखो, चौथा लिखो इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे? इसमें करना 3 नंबर, मतलब यूआरपी विधि और एमआरपी विधि दोनों का प्रयोग किया गया था। अभी बताते हैं क्या होते हैं। देखो इसमें, देखो समान याददाश्त अवधि, इस मेथड में यह था कि व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपभोग करता है उससे ये पूछ लेते हैं कि पिछले 30 दिनों में, पिछले 30 दिनों में तुमने कौन कौन सी वस्तुओं का उपभोग किया, पूरी लिस्ट बता दे, तूने क्या क्या चीजें खरीदी है। समझ गए ना भाई? पिछले 30 दिनों के अंदर आपने क्या क्या चीजें खरीदी हैं, कौन सी खाद्यान्न वस्तुएं खरीदी है, कौन सी गैर खाद्यान्न वस्तुएं। यार घर वाले आपको कहते हैं कि भाई पिछले महीने तू क्या क्या पर खर्चो करियो, वो बता, पूरी लिस्ट दे। सही नहीं? तो तने याद है कि भाई मेरे तो याद को नहीं, जितनी तने याद है बत्ती बत्ती बता दिया। अगर आप किसी आदमी से पूछे कि बता भाई तूने पिछले महीने में, पिछले 30 दिनों में आपने क्या क्या चीजें खरीदी थी, कि जितना तेरे याद है तो ये याद करे, बताया भाई 10 किलो तो गेहूं खरीदी, थोड़ी दाल भी खरीदी, वो भी खरीदी। तो इस तरह से 30 दिन की याददाश्त के ऊपर। हाँ लिखो इसके अंदर यूआरपी विधि में, यूआरपी विधि में पिछले 30 दिनों, पिछले 30 दिनों में खरीदी गई, पिछले 30 दिनों में खरीदी गई खाद्य एवं अखाद्य, खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं की याददाश्त को लिया जाता है, याददाश्त को लिया जाता है। क्लियर यहां तक? फिर लिखो एमआरपी विधि में, एमआरपी विधि में पांच अखाद्य मदों के लिए, 5 अखाद्य मदों के लिए 5 अखाद्य मदों के लिए 365 दिन, 5 अखाद्य मदों के लिए 365 दिन की याददाश्त अवधि, 365 दिन की याददाश्त अवधि। ये 5 मदें हैं। अब ये 5 मतलब 5 चीजें हैं जिनके लिए तो कहीं भाई 365 दिन में कोई खरीदी, तेरे याद आ रही है क्या चीज? ठीक है ना? अब वो 5 चीजें कौन सी है जिसने व्यक्ति को 365 दिन में पिछले साल में खरीदी है भी? अब वो 5 चीजें लिखो कौन कौन सी हैं। वस्त्र, वस्त्र कह रहे पिछले साल कोई कपड़ा खरीदे आगे के यार याद कौन खरीदा साहब, एक मतलब न खरीदे मतलब वो आदमी क्या है, गरीब। हाँ फिर वस्त्र हो गए 3 सालों की खरीदा तो फिर तो आपका तो फिर कोई नए वो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा भाई जिसको 3 साल हो गए उसके लिए तो फॉर्मूला अलग लेना पड़ेगा फिर तो कोई। वस्त्र कोमा लगाओ, जूते चप्पल,
जूते चप्पल, कॉमा लगाओ, टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा, अभी कलाम में ले ली दे दो शिक्षा, ठीक है। और संस्थागत चिकित्सा वे, संस्थागत चिकित्सा वे, संस्थागत चिकित्सा वे। अरे कोई घर आए फाकी फूकी ले ली कोई कोई हॉस्पिटल वगैरह भी गया थे कि भाई बीमार हुआ था, कोई घर आए फाकी फूकी लिए कोई हॉस्पिटल वगैरह में गया। तो ये 5 पिछले साल में 365 दिन में आपके इन पे कोई किया हुआ खर्चा याद आ रहा है क्या? तो ये 365 दिन की याददाश्त। आगे लिखो, अन्य वस्तुओं के लिए है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुओं में तो जैसे आगे ना, आपने कोई फर्नीचर खरीदा है, कि कोई फ्रिज खरीदा है, कोई इस तरह से टिकाऊ वस्तु आ गई आपकी। हाँ चलो आगे लिखो, अन्य वस्तुओं के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए 30 दिन की, 30 दिन की याददाश्त अवधि, 30 दिन की याददाश्त अवधि ली गई है। अन्य वस्तुओं के लिए 30 दिन की याददाश्त अवधि ली गई। टिकाऊ वस्तुओं के लिए तो याददाश्त अवधि 365। टिकाऊ वस्तुएं हैं, जूते चप्पल हैं, वस्त्र हैं, कि भाई तेरे पिछली साल में याद आ रही है क्या चीज हम कोई कौन कौन सी खरीदी तू, ठीक है ना, वो बताए साहब आज चीज कौन खरीदी, आ खरीदी है या खरीदी है। और फिर पिछले 30 दिनों में के अलावा और क्या चीज खरीदी, तो इनके आधार पर जो कैलकुलेशन होगी वो तो होगी कौन सी आपकी एमआरपी विधि, और जो 30 दिन की अवधि के आधार पर होगी वो कौन सी होगी आपकी यूआरपी विधि होगी। क्लियर थी बात? एक मॉडिफाइड एमआरपी भी है, मॉडिफाइड जो सी रंगराजन ने दी है, मॉडिफाइड एमआरपी, वो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत को नहीं, रहने दोगे, याद रख लो तुम। मॉडिफाइड एमआरपी है, उसमें 7 दिन की एक अवधि भी ली गई, 30 दिन की तो है ही, 365 दिन की भी है, इसके अलावा 7 दिन की अवधि की भी एक याददाश्त है कुछ वस्तुओं के लिए, जिसमें है दूध है, सब्जियां हैं, अंडे हैं, मछली है, मीट है, कि इनमें से भी कुछ 7 दिन में कोई खरीदा है क्या तूने, समझ नहीं? तो ये मॉडिफाइड एमआरपी है जो सी रंगराजन ने दिया इसको, ये कोई खास बात को नहीं रह बात बता रहे। अब आप लिखो विश्व बैंक के अनुमान। कोई नहीं हुआ, विश्व बैंक के अनुमान, वर्ल्ड बैंक के, गरीबी शु तंग आ गई अब विश्व बैंक के अनुमान लिख लो। अभी भाई तो देखो, अभी तो कुछ मीटर और है, मैं भी ये सोचा था कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन अब है मीटर, क्या करें अब उसको छोड़ कैसे दे, छोड़ दे, जिसको अपन छोड़े वहीं से प्रश्न उठा करके दे दें। हाँ लिखो, विश्व बैंक के अनुमान लिखो। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा, विश्व बैंक ने गरीबी रेखा 2011 की कीमतों पर, विश्व बैंक ने गरीबी रेखा 2011 की कीमतों पर, और ब्रैकेट में लिख लेना आप, क्रय शक्ति समता आधार, क्रय शक्ति समता आधार, क्रय शक्ति समता आधार पर, और ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो $1.90,
$1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किए। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किए। तो वर्ल्ड बैंक ने जो गरीबी रेखा निश्चित की है वो कौन सी की है? $1.90 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसका मतलब जो व्यक्ति रोजाना $1.90 कमा लेता है, ठीक है नहीं, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। और इतना वो नहीं कमा पाता है तो वो क्या है? गरीब है। अब आपको पता है कि इसको आप अगर भारत के रुपए में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कितने रुपए हो रहे हैं? लगभग 80 रुपए के लगभग हो रहे हैं, है? 180। हाँ कोई बात ना, आप कन्वर्ट करके इसको देख लेना कि भारत के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं, इसको गुणा करके देख लेना आप। हाँ हाँ, चलो आगे लिखो फिर। विश्व बैंक की इस परिभाषा के आधार पर, विश्व बैंक की इस परिभाषा के आधार पर, मतलब इसका मतलब उसने जो गरीबी रेखा दी है ना उसके आधार पर, के आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत की 21.2 प्रतिशत जनसंख्या, 21.2% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। गरीबी रेखा के नीचे थी। यह वर्ल्ड बैंक का अनुमान है। अब आप लिखो बहुआयामी निर्धनता, एमआरपी। बहुआयामी निर्धनता, एमआरपी। 10th की क्लास की किताब में भी आपका ये वर्ड दे रखा है, एमआरपी। अरे एमआरपी नहीं, सॉरी, मल्टीपल पॉवर्टी, एमपीआर, सॉरी, एमपीआर, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ बहुआयामी निर्धनता। आप इतना ही लिखो, वो तो इंडेक्स अलग लिखेंगे। निर्धनता सूचकांक कर लो, चलो आगे यही कर लो फिर। सूचकांक एमपीआई, सॉरी, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई। दिमाग गर्म हो जाए अब। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स लिखाऊं इसको? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। लिखो, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, और ब्रैकेट में लिखते हैं HDR, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट, ब्रैकेट में क्या लिख लेना आप? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 1997 में, 1997 में गरीबी सूचकांक को पहली बार स्पष्ट किया। गरीबी सूचकांक को पहली बार स्पष्ट किया। फिर लिखो, मानव विकास रिपोर्ट 2010 में मानव विकास रिपोर्ट 2010 में मानव गरीबी सूचकांक
मानव गरीबी सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, मानव गरीबी सूचकांक HPI की संकल्पना को त्याग कर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ब्रैकेट में लिखना MPI, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI की संकल्पना को अपनाया, दोबारा सुन लो, मैंने आपको लिखाया है कि मानव विकास रिपोर्ट जो 1991 से कंटिन्यू जारी हो रही है, मानव विकास रिपोर्ट 1997 में पहली बार मानव गरीबी सूचकांक, समझ गए नहीं, मानव गरीबी सूचकांक मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को स्पष्ट किया पहली बार। फिर उसके बाद में मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अंदर HPI की जगह कौन सा इंडेक्स ले लिया, MPI। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी मानव विकास रिपोर्ट में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक शामिल किया गया, तो कौन सी रिपोर्ट में शामिल किया गया था, 2010 की रिपोर्ट में। फिर लिखो आगे, MPI में या MPI ऐसे लिख लो, MPI तीन आयामों पर आधारित है, MPI 3 आयामों पर आधारित है। अब वो 3 आयाम लिखो कौन से हैं, जो HDI के 3 आयाम हैं वो इसके हैं। 3 आयाम में लिख लो आप, स्वास्थ्य शिक्षा तथा जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा तथा जीवन स्तर। अगर प्रश्न आ जाए बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने आयामों पर आधारित है, या बहुआयामी सूचकांक में कितने आयाम शामिल किए गए हैं, 3 आयाम है, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। फिर लिखो, MPI में उपरोक्त तीनों आयामों के 10 सूचक लिए गए हैं, उपरोक्त तीनों आयामों के 10 सूचक लिए गए हैं, मतलब 10 इंडिकेटर हैं, सूचक का मतलब 10 इंडिकेटर हैं जो आपको ये बताएंगे कि ये गरीब हैं। 10 लाइट जलती है, जहां पर 10 इंडिकेटर जलते हैं, तो इसका मतलब वो इंडिकेटर आपको बता देंगे कि भाई ये परिवार गरीब है या नहीं। अब वो 10 जो इंडिकेटर हैं, 10 सूचक है, वो कौन कौन से हैं, लिखो। एक लाइन और लिखो आप इससे पहले। इन 10 सूचकों को अधिकतम 100 अंक दिए गए हैं। इन 10 सूचकों को अधिकतम 100 अंक दिए गए हैं तथा प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। भार का मतलब वेटेज, समान भार दिया गया है। दोबारा सुन लो आप इस बात को। 3 आयाम कौन कौन से बताए, ध्यान है ना आपको, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
और 3 आयामों के 10 सूचक हैं, 10 सूचक है ना। अब तीनों आयामों के या 10 सूचकों के टोटल अंक कितने दे दिए? 100। तो एक आयाम के सबके बराबर बराबर दिए गए ना, तो इसका मतलब आप 100 को किससे डिवाइड कर लो? 3 से। 100 आयामों के अंक कितने हैं? नहीं, 3 आयामों के अंक टोटल कितने हैं? 100। समान भार दिया गया तो 100 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक आयाम के अंक कितना आ जाएगा? 33.33। इसका मतलब समान भार इनको दिया गया, ये समझना था मुझे सिर्फ। फिर लिखो इसमें शिक्षा आयाम के 2 सूचक। देखो इसमें शिक्षा आयाम में 2 सूचक हैं, फिर उसके बाद में स्वास्थ्य में भी 2 सूचक हैं, और जीवन स्तर में कितने बच गए? 6 सूचक हैं। अब पहले कौन सा लिखा रहा हूं मैं आपको? शिक्षा आयाम के 2 सूचक लिखो। पहला सूचक है किसी ने भी 6 वर्ष तक, किसी ने भी 6 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है, किसी ने भी 6 वर्ष तक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है। इसका मतलब ये होगा कि परिवार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने 6 साल तक की कोई स्कूल में भी पढ़ाई करी हो, तो इसका मतलब वो गरीब भी हो सकता है। पहला एजुकेशन का एक मतलब शिक्षा का एक इंडिकेटर ये है। दूसरा इंडिकेटर लिखो स्कूल में जाने योग्य, स्कूल में जाने योग्य कम से कम, स्कूल में जाने योग्य कम से कम एक बालक, कम से कम एक बालक, ऑब्लिक लगा के लिखो बालिका, एक बालक या बालिका जो स्कूल में नामांकित नहीं है, जो स्कूल में नामांकित नहीं है। अरे घरा टाबर घूम रहे हैं, की उम्र क्या है? स्कूल में जाने की उम्र है, समझ गए? कहते ओ टाबर स्कूल में जाएंगे क्या? 2 तो जाए, ओ कौन जा? अगर एक भी टाबर नहीं जा रहे हो स्कूल के अंदर है, स्कूल में जाने की उम्र है। यदि कोई बच्चा स्कूल में नामांकित नहीं है, समझ गए? कई को कौन से स्कूल में एडमिशन है? अभी एडमिशन कौन कराया? या तो कराए राग से है कि नहीं, तो समझ गए? एडमिशन नहीं है, इसका मतलब वो परिवार क्या है? गरीब। कहने मतलब आप एजुकेशन को देख करके भी आप बता सकते हो कि भाई परिवार गरीब है या नहीं। तो 2 इंडिकेटर है एजुकेशन के संबंध में, 2 इंडिकेटर बताए आपको। एक तो क्या बताया भाई, परिवार में कोई भी व्यक्ति ने 6 साल तक की स्कूल शिक्षा नहीं ली हो। दूसरा इंडिकेटर क्या है कि स्कूल में जाने की उम्र का कोई बच्चा है, वो बच्चा कोई भी स्कूल में नामांकित नहीं है। ये तो शिक्षा के 2 आयाम हो गए। अब लिखो स्वास्थ्य के 2 सूचक, स्वास्थ्य के 2 सूचक। स्वास्थ्य के 2 सूचक में पहला लिखो परिवार का कम से कम एक सदस्य, परिवार का कम से कम एक सदस्य कुपोषित है, परिवार का कम से कम एक सदस्य कुपोषित है। भाई देखकर परिवार में अगर एक भी मिल जाए आपको ऐसा, तो इसका मतलब मान लें ये परिवार क्या है? गरीब है, इंडिकेटर है। भाई आप कई चीजें देख करके गरीबी का अंदाज लगाते हैं ना, तो ये अलग अलग सूचक दिए, 10 इंडिकेटर दिए हैं। दूसरा लिखो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बच्चे की, एक या एक से अधिक बच्चे की सर्वेक्षण के 5 वर्ष पूर्व से, सर्वेक्षण के 5 वर्ष पूर्व से किसी समय मृत्यु हुई है, किसी समय मृत्यु हुई है।
अरे जिस साल सर्वे किया गया है उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, उससे पूछ रहे हैं कि भाई पिछले 5 साल में तारा कोई टाबर की मौत हुई है क्या? पिछले 5 सालों में किसी बच्चे की क्या है, मौत हुई है क्या? अब बच्चे की मौत का कारण ये है कि या तो उसको सही पोषण नहीं मिला है, या फिर वो बीमार हो गया तो उसका इलाज नहीं कर पाए। ये हो गया आपके स्वास्थ्य से संबंधित। अब लिखो जीवन स्तर के 6 सूचक। अरे 6 तो ये बीच में थोड़ी छोड़ेंगे इसको। जीवन स्तर के 6 सूचक लिखो, बस ये पूरा हो जाएगा ना टॉपिक। जीवन स्तर के 6 सूचक। पहला है बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। पहला सूचक, आप घर में गए, घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, इसका मतलब आप बिजली के में का कनेक्शन गरीब करके घर में नहीं मिलेगा आपको। तो पहला सूचक इसमें क्या है, बिजली नहीं है। दूसरा लिखो स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। तीसरा लिखो उपयुक्त सफाई, उपयुक्त सफाई या स्वच्छता का प्रबंध नहीं है, उपयुक्त सफाई व स्वच्छता का प्रबंध नहीं है। यह आपको बता भाई गरीब परिवारों में अक्सर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती। 3 हो गए। 4 नंबर लिखो घर में फर्श गंदा है। अरे फर्श गंदा है कि मतलब कोई टाइल कोई वह नहीं बने, फर्श के है कच्चा है, घर में फर्श गंदा है। अरे गंदा मतलब वो नहीं है यहाँ पर कि सफाई पोछा, मतलब गंदा मतलब है कि वो पक्का फर्श नहीं है घर के अंदर है, हाँ टूटा फूटा सा ऐसे कर रखा है। कितने हो गए? 5 हो गए, 4 हो गए। 5 वाली को परिवार भोजन बनाने के लिए, परिवार भोजन बनाने के लिए उपलों, अरे गोबर के बनते हैं ना, उपलो हाथ थेपड़ी, उपलों कोमा लगाओ लकड़ी जैसे निकृष्ट, उपलो लकड़ी जैसे निकृष्ट ईंधन का प्रयोग करता है, ईंधन का प्रयोग करता है। इसका मतलब घर में गैस कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और तीसरा लिख लो, हाँ 6 नंबर का थी जानी, 6 नंबर का लिखो भाई परिवार के पास, परिवार के पास सूचना से संबंधित, परिवार के पास सूचना से संबंधित ब्रैकेट में लिखो रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो टेलीविजन टेलीफोन, ब्रैकेट बंद करो, कोमा लगा के लिखो आवागमन से संबंधित, आवागमन से संबंधित, ब्रैकेट में लिखो साइकिल, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, कार, ट्रक, पशु चालित ठेला, कार, ट्रक, पशु चालित ठेला, मतलब ऊंट गाड़ो बैलगाड़ी वह भी नहीं होनी चाहिए, हाँ पशु चालित ठेला, कोमा लगाओ मोटर बोट, मोटर बोट, अरे हाथ आली ना आओ तो है कोई दिक्कत को, लेकिन मोटर बोट है कि नहीं है, मोटर बोट लिख लिया आपने, ब्रैकेट बंद करो, तथा, तथा जीवन यापन से संबंधित, तथा जीवन यापन से संबंधित ब्रैकेट में लिखो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, कोमा लगाओ खेती योग्य भूमि, खेती योग्य भूमि, पशुधन,
पशुधन, ब्रैकेट बंद करके लिखो परिसंपत्ति नहीं है, परिसंपत्ति नहीं है, ब्रैकेट बंद करके लिखो परिसंपत्ति नहीं है। इसका मतलब हो गया कि घर के अंदर न तो सूचना संबंधी उसके पास कोई परिसंपत्ति है, न आवागमन से संबंधित कोई परिसंपत्ति है, और न ही जीवन यापन से संबंधित उसके पास कोई परिसंपत्ति है। तो ये कौन से हो गए? जीवन स्तर से संबंधित 6 सूचक हो गए।